अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पर रिस्पॉन्स करने के लिए। मेरी वीडियो जो मैंने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बनाई थी, उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी क्यूरीज आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके वक्तन फ़वक्तन मैं जवाब देता रहता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जवाब मुझसे मिस हो गए थे। तो चलें आज इस वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस को, उन तमाम कमेंट्स को कवर करते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ। मेरी पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, हाउ टू अप्लाई फॉर PWWF, जो कि मैंने टैलेंट स्कॉलरशिप पर बनाई थी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, जिनमें से पहला क्वेश्चन है ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से आप पहले यूट्यूबर हैं जिसने प्रॉपर तरीके से भी वीडियो बनाई है इस पर भी। थैंक यू सो मच बिलाल आपके इस रिस्पॉन्स के लिए। योर वर्ड्स आर जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑसम इन्फो, थैंक यू सो मच ब्रो। क्या गवर्नमेंट टीचर एलिजिबल हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के लिए? नहीं, गवर्नमेंट टीचर एलिजिबल नहीं होता वर्कर वेलफेयर फ़ंड के लिए। इसका सीन ये होता है कि जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड होता है, ये फैक्ट्रीज़ से फंडिंग ले रहा होता है, और उन फंडिंग की बेस पर ये उन फैक्ट्रीज़ के मुलाजमीन के लोगों को स्कॉलरशिप दे रहा होता है। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होता है, वो क्योंकि इसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए उसके जो वर्कर्स होते हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। Mandy made a thumbs up the other. Thank you so much. Sir, if you don't have your own account, can you give us siblings account details? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंक डिटेल्स। मुझे उस वक्त आपकी क्वेश्चन की सॉरी समझ नहीं आई थी, तो शायद मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे रिपीट करने को कहा था। और आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंक डिटेल्स। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो सीन ये होता है कि बैंक डिटेल्स में जो आप बैंक का कार्ड वगैरह अटैच करते हैं या उसकी जो डिटेल्स देते हैं आप, उसमें आपको स्कॉलरशिप आना होता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप किसका अकाउंट डिटेल दे रहे हैं, बस जिसका भी दे रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए। Dear sir, my father has EOBI pension card. He works in the factory and 60 प्लस एज, कैन आई अप्लाई? लेकिन जी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये होता है कि जो वर्कर हो उसका EOBI कार्ड होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि पेंशनर का, तो जो फैक्ट्री होती है वो रिटायर्ड मुलाजमीन का एक्सपेंस नहीं उठाती है, उसके लिए स्कॉलरशिप का एक्सपेंस नहीं उठाती है। स्पेशल केसेस में उठाती है, जैसे कि एक वर्कर का जो बच्चा होता है वो ड्यूरिंग रिटायरमेंट हो जाए और वो उस दौरान जो है स्टडी कर रहा हो अंडर वर्कर वेलफेयर बोर्ड, तब उसके जो एक्सपेंसेस होता है वो बोर्ड उठाता है। अदरवाइज़ अगर वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वर्कर, एक फैक्ट्री में कई वर्कर्स होते हैं जो रिटायर होकर चले जाते हैं, कई वर्कर्स होते हैं जो न्यू उसमें फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट करते हैं। अब फैक्ट्री नए वर्कर्स का एक्सपेंस उठाए या पुराने जो रिटायर हो गए उनका एक्सपेंस उठाए, तो इतना ज़्यादा बोझ एक फैक्ट्री बर्दाश्त नहीं करती है। सर लास्ट डेट अप्लाई की क्या है? इसकी ऐसे लास्ट डेट बताना तकरीबन नामुमकिन नहीं है। पहले जो डेट होती थी वो मार्च में इसकी अप्लाई स्टार्ट होती थी, लेकिन अब सीन ही होता है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आप उसका क्लेम कर रहे होते हैं उनकी साइट पे जाकर। जब भी आपके पास उन एक्सपेंसेस के वाउचर्स हों तो आप अपने अकाउंट रजिस्टर करके उस पर क्लेम कर सकते हैं। सर ये अप्लाई मोबाइल पर कोड नहीं आ रहा, ये इशू हो रहा है, वाकई में आपका जेन्युइन इशू है। और ऐसा होता है कि अप्लाई का कोड आ जाता है, मोबाइल पर आ जाता है वो कोड, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। बट इन केस आपका कोड समटाइम ऐसा भी होता है कोड बहुत ज़्यादा देर कर देता है, तो उसका लिए सिंपल सा हल है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लेबर ऑफिस को विजिट करें, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो आपके लॉगिन डिटेल्स लेंगे और फिर आगे आपका काम कर देंगे। भाई अगर अकाउंट रजिस्टर करने वक्त नाम गलत हो जाए तो क्या उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं? देखें, जो रजिस्टर करते वक्त मिस्टेक होती है ना, वो आप किसी भी साइट पर जाएं, उसके बाद उसकी जो मिस्टेक है ना वो आप खुद ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी ठीक कैसे करना होता है, जो साइट के ओनर होते हैं वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के लेबर ऑफिस को विजिट करना होगा। सर मैरिज ग्रांट की अप्लाई पर भी वीडियो बनाए, थैंक यू सो मच आपकी रिकमेंडेशन के लिए, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इज़ देयर एनी वे टू कांटेक्ट यू? आई नीड सम हेल्प रिगार्डिंग दिस फॉर्म। इन्हें कोई हेल्प चाहिए थी मुझसे, और यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स दी हैं अपने लिए, डिटेल्स मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये अब एक्सपायर हो चुकी हैं, अब ये डिटेल्स काम नहीं करती हैं। अब मेरी जो न्यू डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट की डिटेल्स वो वही हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सर मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि PWWB से फ़ंड मिलता है, तो मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन कोड नहीं आया। देखिए कोड का इशू मैं बता चुका हूँ, कोड अगर नहीं आया तो आप उनके लेबर ऑफिस को विजिट करें, वो आपकी हेल्प करेंगे। और जहाँ तक आपकी बात है ना कि डेथ हो गई है और उसके बाद मैं पढ़ना चाह रही हूँ, सीन ये होता है कि अगर वर्कर की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तब आप एलिजिबल होते हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू अप्लाई करने के। सर प्लीज़ टेल मी वाई वेरीफाई कोड नॉट रिसीव ऑन मोबाइल नंबर। जी आ जाता है, और उसके जवाब मैं दे चुका हूँ कि आप वर्कर वेलफेयर के जो लेबर ऑफिस है उसको ही विजिट करें। सर मेरे फाइल अपलोड हो गई है, डैशबोर्ड के स्टेटस में लिखा है कि एप्लीकेशन रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल बाय द स्क्रूटनी कमेटी, ये कब मिलेगा स्कॉलरशिप?
देखिए आपका जो रिकमेंडेशन चली गई हैं और उसके बाद जब भी बोर्ड को फंडिंग आएगी ना, उसके बाद ये आपको पैसे वगैरह जो हैं वो इशू करेंगे। सलाम भाई, मुझे PWWF के लॉगिन डिटेल भूल गए हैं, ईमेल भी याद नहीं, पासवर्ड रीसेट करना है, कैसे करेंगे? हेल्पलाइन पे कॉल पर तो उठाते नहीं हैं। देखें आपने अपने साथ बहुत बड़ी हरकत कर दी है, आपको पासवर्ड रिकवर हो जाता है, लेकिन आपको अपनी यूज़र जो ईमेल होती है वो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं याद तो ये इट्स अ सीरियस इशू। आप लेबर ऑफिस को विज़िट करें, बट आई एम सॉरी टू से शायद ये मसला आपको वो भी हल ना कर पाएँ। मे बी आपको वो कहेंगे आप मेन हेड ऑफिस में जाएँ, बट आप विज़िट कर लें उनको, देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन सर डैशबोर्ड तो सेल में ओपन ही नहीं हो रहा। नहीं, डैशबोर्ड सेल में ओपन हो जाता है, लेकिन आपको जो होता है उसका लैंडस्केप मॉड करना पड़ता है। एंड आई रिकमेंड कि आप मोबाइल में ओपन ना करें, लैपटॉप या कंप्यूटर इस तरह की बड़ी स्क्रीन पर ही ओपन करें। उसे कैसे सही कर सकते हैं भाई, किसे ठीक करना है आपने? सर अगर एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्रीवियस पेज में कोई मिस्टेक हो तो उसको एडिट कैसे करेंगे, प्लीज़ काइंडली बता दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सिंपल है, आप यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही हैं, आप किसी भी ऑप्शन जो फ़र्ज़ करें आपका बैंक अकाउंट में मिस्टेक है तो आप यहाँ आके सिंपली ये चेंज कर सकते हैं अगर आपका एडिट हो रहा हो तो। अच्छा जी, इन्होंने मज़ीद कुछ पूछा हुआ है लगता है, बट देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ एडिट देयर इज़ जस्ट ऑप्शन ऑफ माई एप्लीकेशन रिव्यू एंड सबमिट। आई थिंक ये आपके साथ क्या हुआ है, या तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है उसके बाद एडिट नहीं हो रही, या हो सकता है कि आपका सीन ऐसे हो गया जो आपको समझ ना आ रही, उस पर क्लिक करके मज़ीद डिटेल्स भी आ सकती हैं। बट इस सब के बावजूद भी अगर आपका ये नहीं हो रहा, देन आप इसको रिफ़्रेश करके देख लें। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लेबर ऑफिस को ही विज़िट करें। अच्छा, स्कॉलरशिप कितना टाइम पीरियड के बाद मिलती है? स्कॉलरशिप कितने टाइम पीरियड के बाद मिलती है, डिपेंड्स कि आपकी एप्लीकेशन जो होती है उनके पास कब पहुंचती है, उसके बाद डिपेंड्स कि आपसे पहले कितनी एप्लीकेशन आई हुई हैं, उसके बाद इट डिपेंड्स कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी रिकमेंडेशन कब जाती है, और उसके बाद फिर ये इस पर डिपेंड करता है कि बोर्ड को फंडिंग कब आती है। भाई अगर रजिस्ट्रेशन में कोई चीज़ गलत हो गई है उसे रजिस्टर करने के बाद चेंज कैसे करेंगे, प्लीज़ प्लीज़। रजिस्ट्रेशन में कोई गलती होगी उसके बाद उसे ना चेंज आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना ही आपकी कोई और यूट्यूबर इसमें कोई हेल्प कर सकता है। इसमें हेल्प मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, जो साइट के ओनर होते हैं सिर्फ वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लेबर ऑफिस को विज़िट करें, वो आपकी कोई हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो मेन होता है ऑफिस लाहौर में जो उसका हेड ऑफिस है, आपको वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है। पापा सिंध की फैक्ट्री में हैं, मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं? देखें, पापा सिंध की फैक्ट्री में हैं तो मैंने आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब की फैक्ट्री से फ़ंडिंग ले रहा है, और क्योंकि ये फ़ंडिंग क्योंकि पंजाब की फैक्ट्री से ले रहा है तो ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिंध की फैक्ट्री में है और सिंध की फैक्ट्री पंजाब की किसी बोर्ड के अंडर रजिस्टर नहीं हो सकती। तो इसके लिए माना कि आप लाहौर में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो फंडिंग है वो फैक्ट्री के थ्रू होनी होती है और फैक्ट्री सिंध में है, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। सर मुझे ईमेल में 4 बिट कोड तो आ गया है, बट यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आया। आप अपनी जंक मेल या स्पैम मेल चेक कर लें, मे भी उधर हो। मोबाइल नंबर देखिए वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, ये मैं बता चुका हूँ, आप लेबर ऑफिस को विजिट कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर सबमिट कर दिया है, अब सेकंड सेमेस्टर कैसे सबमिट करेंगे? देखिए इसका ना आसान सा तरीका है, आपने क्या करना होता है एजुकेशन एक्सपेंसेस में, फर्स्टली अपना करंट ईयर सेमेस्टर डालना होता है जो आपका चल रहा है। फर्स्ट आपका फोर्थ चल रहा है, आपने इसमें फोर्थ की डिटेल डाल दी। प्रीवियस सेमेस्टर कौन सा है आपका? थर्ड है, आपने यहाँ पे थर्ड की डिटेल डाल दी। आप क्लेम करें फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक का, तो आप पीरियड ऑफ क्लेम में क्या डालेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर की डेट टू द फोर्थ सेमेस्टर की डेट। उसके बाद फ़ी चार्जेस जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल डालेंगे। फ़र्ज़ करें आपकी एडमिशन फ़ी है, आपकी ट्यूशन फ़ी है, और आपके जो जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें आप डालेंगे। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रूफ अपलोड करना होगा, वाउचर्स अपलोड करने होंगे। तो आपके जितने भी फ़ी वाउचर्स होंगे उनकी आप सिंगल PDF बनाएंगे और उसका प्रूफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस का आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आपके कोई हॉस्टल के एक्सपेंसेस होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके हॉस्टल के लिए आपको उसका प्रूफ मांगेंगे, तो आपने हॉस्टल के तमाम वाउचर्स की एक सिंगल PDF बनानी है और यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। यहाँ से सेव करेंगे और जो भी डिटेल होगी आप देखेंगे वो नीचे यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है, ऐसे मैंने लास्ट 4 मंथ अप्लाई किया था लेकिन वो अभी तक ऑब्जर्वेशन में है, काइंडली हेल्प करते हैं। देखें जी, अगर ऑब्जर्वेशन में तो मतलब है उसका आप पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, जिन पॉइंट्स पर आपकी ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आपने क्लियर करना होगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रीसबमिट करने होंगे, और रीसबमिट करने के बाद अगेन आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो स्क्रूटनी कमेटी के पास जाएगी और वो देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद ही आगे जाएगा प्रोसेस सारा। और सर इस फॉर्म को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले फिल करना के बाद मैं, और ये यूनिवर्सिटी के रोल नंबर वगैरह मांग रहे हैं, तो अभी तो यूनी में एडमिशन भी नहीं हुआ, फ़ीस भी नहीं दी, तो कैसे करेंगे? देखें ये जो होता है ना, बेसिकली सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट हैं। फर्स्टली होता है लाहौर का कॉमसर्स लाहौर कैंपस, और
दूसरा एक इंक्लूड होता है इसमें अटक का कैंपस। अटक का कैंपस में आई थिंक अब शायद वो नहीं होता, लेकिन अब ये तो है कंफर्म है कि कॉमसेट्स लाहौर, इसमें अप्लाई के दौरान ही आपको कॉमसेट्स की जो कॉमसेट्स में अप्लाई के दौरान ही आपको वर्कर वेलफेयर के लिए साथ साथ अप्लाई हो जाता है। उसके अलावा कहीं पर भी आपने अप्लाई करना होना तो उसमें क्या होता है कि आपने पहले यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होता है, उसके बाद उनका सारा प्रोसेस करना होता है, आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी होती है, उसके बाद आपको वर्कर वेलफेयर की पर आके आपको साइट पर अपना अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद आपको अपने वाउचर्स का क्लेम करना होता है। तो आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा और तमाम डिटेल्स लेनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम, जिनका 7th सेमेस्टर चल रहा है उनकी भी फ़ी ऑनलाइन सबमिट होनी, उनकी भी फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट होनी है क्या, कि जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी? प्लीज़ गाइड कर दें। देखिए आपका ना प्रोसेस पुराना है क्योंकि पहले जो था ये सारा जो था मैनुअल सबमिशन हो रहा था। अच्छा सीन ये था कि जिन्होंने मैनुअल सबमिशन पे जिनके ऑब्जेक्शन आ गए थे ना, उन्हें अपना तमाम प्रोसेस मैनुअली करना था, लेकिन फिर जिनका ऑनलाइन जिन्होंने न्यू अप्लाई करना था ना, उनका तमाम प्रोसेस ऑनलाइन ही अप्लाई होना था। मतलब फ़र्ज़ करें आपका 6th सेमेस्टर में कोई ऑब्जेक्शन आ गया था उसको मैनुअल करते हुए, तो आपने 6th सेमेस्टर के ऑब्जेक्शन के डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो भी आपने मैनुअली देने थे। लेकिन अगर आप 7th सेमेस्टर का न्यू अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप साइट पे न्यू अकाउंट बना के उसका 7th सेमेस्टर का जो क्लेम है वो सिर्फ 7th सेमेस्टर का क्लेम जाएगा, पीछे वाले क्लेम नहीं जाएंगे। फिर उसका फिर आगे आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या पासवर्ड किसी को देने से कोई नुकसान होगा? हाँ जी बिल्कुल, लॉगिन डिटेल्स जो होती हैं किसी की भी होती हैं वो आपको किसी भी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपको कोई डिटेल वगैरह प्रिंट वगैरह निकालना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पर आके आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद किसी ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, कैसे इशू है ये मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आप सेकंड सेमेस्टर के अपलोड करने हैं, काइंडली बता दें। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करने हैं। आपने तमाम की जो होती है आपने आपने सिर्फ करंट सेमेस्टर डालना होता है, प्रीवियस सेमेस्टर डालना होता है, उसके बाद जो क्लेम होता है वो सारा आपने डालना होता है। अच्छा जी सर, ये पैसे कब तक मिलेंगे? एनी आइडिया? हाँ, जब अल्लाह का हुक्म होगा। देखें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बोर्ड को फंडिंग आती है उसके बाद ही वो इशू करते हैं। अच्छा यहाँ पे मज़ीद में भी कोई क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं बता चुका हूँ। हम सेकंड फाइल कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि पहली तो ऑलरेडी सेव है, प्लीज़ रिप्लाई। देखें अगर आप एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा चीज़ें अपलोड करनी हैं तो वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आप इसको JPG PDF या PNG अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही जगह पर आपने एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करनी होती है तो आपको डिफरेंट फाइल्स की एक सिंगल PDF बनानी होती है, और वो PDF बनाकर फिर आपको अपलोड करनी होती है। तो आप इस तरह से इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा भाई, मेरा करंट सेमेस्टर 4th है, मैं एक से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है अप्लाई। यार भाई मैं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी थी, अब मैं क्या करूँ? तो आप देख लो, अगर आपसे उस पर एडिट हो रही है बाद में डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे आके आपसे एडिट हो जाती है तो ठीक है। इनकेस अगर ये एडिट नहीं हो रही अब, क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन में आ रही थी और आपने अब किया तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी, और अगर नहीं हो रही चेंज तो फिर आप अपने लेबर ऑफिस को विज़िट करें। रिलैक्स टाइम में अपना थम्स अप दिया, थैंक यू सो मच। अगर इस्लाम भाई, मुझे मेरा PWWF का लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, ईमेल भी याद नहीं, इसको रीसेट कैसे करेंगे? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ईमेल याद होना ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो ये इट्स अ सीरियस इशू, क्योंकि ईमेल से तो आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अगर वो भी आपको याद नहीं है तो अपने लेबर ऑफिस को विजिट करें, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हेल्पलाइन पे कॉल करो तो वो उठाते नहीं हैं, प्लीज़ कोई हेल्प बता दें। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो तो वो कभी भी ये कॉल नहीं उठाते हैं। अगर इनके ऑफिस में जाओ ना तो पता चलता है कि इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास फिजिकल जो होते हैं लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आए हुए होते हैं, तो इनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये हेल्पलाइन की कॉल उठाते नहीं है। हेल्पलाइन दी भी ज़रूर होती है इन्होंने, तो ठीक है माना कि इन पर वर्कलोड है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ये कॉल उठा नहीं सकते, लेकिन एक जो एप्लीकेंट होता है ये उसका कंसर्न नहीं है, ये ऑफिस का कंसर्न है। तो अगर आपने हेल्पलाइन दी है तो उस पर कॉल उठाना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर डैशबोर्ड तो सेल में ओपन ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, डैशबोर्ड जो होता है वो सेल में ओपन होता है, आपको उसको लैंडस्केप करना पड़ेगा, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप उसको जो है ओपन करें लैपटॉप या कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पे ओपन करें आप। अच्छा ये वो क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और इस्लाम भाई एंड अगर आप मुझे बता दीजिएगा। ओके अच्छा जी, दूसरी मेरी वीडियो है जिस पे हाउ टू अप्लाई फॉर PWWF, ये मैंने मैरिज ग्रांट पर बनाई थी। अच्छा थैंक्स ब्रदर फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, योर वर्ड्स आर जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर मी।
Sir, worker child has a talent scholarship after retirement, or in case that a student study in an institute but his father retired during its education, then he can eligible for talent scholarship or to complete education. देखें जी, अगर वर्कर स्टूडेंट तो स्टडी कर रहा था और ड्यूरिंग स्टडी ही उसका फादर जो रिटायर हो गए हैं, मतलब उसका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, उसके फादर रिटायर हो गए हैं, तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट की टिल कंप्लीटिंग द एजुकेशन वो उसके एक्सपेंसेस उठाता है, जो बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, और वो जो है एलिजिबल होता है उस स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, अगर वर्कर रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहा है, उसके लिए फिर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता। सर, डेथ ग्रांट पे भी वीडियो बनाएं प्लीज़, थैंक यू सो मच रिकमेंडेशन के लिए। ब्रो, अगर अकाउंट रजिस्टर करते वक्त नेम गलत हो जाए तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ये रजिस्ट्रेशन की जो भी मिस्टेक हैं ये आपको फिर वेलफेयर बोर्ड ही गाइड कर सकता है, ना आप खुद एडिट कर सकते हैं, ना ही मैं कुछ बता सकता हूँ। सर, एक क्वेश्चन है, हाँ जी हुक्म करें। ये किन लोगों पे अप्लाई होता है? माई अंकल इज़ वर्किंग इन FCC यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्री वाले क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो बोर्ड होता है ये फंडिंग ले रहा होता है फैक्ट्रीज़ से, तो क्योंकि फैक्ट्रीज से फंडिंग ले रहा होता है तो ये HB फैक्ट्रीज़ के ही मुलाजमीन के लोगों को देता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से ये फंडिंग नहीं लेता तो ये उसके लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। सर, आई हैव 4 डिजिटल कोड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम 1 वीक। आप अपने लेबर ऑफिस को विज़िट कर लें, आपका बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया है। अगर जेंडर चेंज हो जाए तो क्या करें? तो बस अफार्ट, अगर जेंडर चेंज हो जाए तो भाई कोशिश करें, डैशबोर्ड में चेंज हो रही है तो ठीक है, अगर चेंज नहीं हो रही तो अपने लेबर ऑफिस को विज़िट करें। सर, मेरा करंट सेमेस्टर 4th है, 4 के सबमिट करवाना चाहता हूँ, करंट 4 है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहला सेमेस्टर को ऐड करो। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने कैसे करंट सेमेस्टर में अपलोड करना है, प्रीवियस सेमेस्टर क्लेम करना है, फिर आपने फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर तक का। ओके, हाउ मैनी डेज प्रोसीजर्स डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितनी एप्लीकेशन क्यू में है, और उनके बाद आपका नंबर आता है, और उसके बाद फिर आपके स्क्रूटनी कमेटी जो होती है वो फैसला करती है। अच्छा, क्योंकि जब फाइल अपलोड करेंगे तो उसमें ऑलरेडी ऐड होता है रजिस्ट्रेशन में, मैंने मेल ही लिखा था, अब फीमेल आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ये वो जेंडर वाला क्वेश्चन है। आप अपने लेबर ऑफिस को विजिट करें। वर्कर वेलफेयर फंड में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे कोई ऑब्जेक्शन लग जाए या देखना हो कि फाइल अप्रूव हुई है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? सिंपली है, जहाँ पर आपने अप्लाई किया होता है उसी साइड जो डैशबोर्ड होता है उसमें आपके सब कुछ मेंशन होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपके डैशबोर्ड में ये सब कुछ, ये आपका स्टेटस होता है, वो आपको बता रहे होते हैं साथ साथ क्या है। इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं और आपको यहाँ पे कोई मेंशन नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने जो होता है लेबर ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। लेबर ऑफिस से ज़्यादा बेटर होता है कि जो हेड ऑफिस होता है लाहौर में जो होता है वो आपको मज़ीद गाइड कर सकता है, लेकिन सिंपल है, आप कहीं पर भी बैठे हैं अपना डैशबोर्ड ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। वर्कर वेलफेयर में अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कोई ये हो गया है क्वेश्चन, तो फाइल अप्रूव हुई है या नहीं, यहीं से पता चल जाता है। डॉक्यूमेंट्स अटैच किससे करवाने हैं? देखिए जी, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जो भी होती है ना, वो हमेशा गजेटेड ऑफिसर से होती है। गजेटेड ऑफिसर कौन सा होता है? जो 17वां ग्रेड 18वें ग्रेड या से ऊपर के लोग होते हैं, वो इसको अप्रूव कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। 2 दिन हो गए SMS कोड नहीं आया, आप अपने लेबर ऑफिस को विज़िट करें, वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और लेबर ऑफिस को जो आप विजिट करेंगे वो इसमें जब आपकी हेल्प करेंगे तो आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स मांगेंगे, तो आपके पास अपनी लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए उनको देने के लिए। तो ये थे कमेंट्स जो इन वीडियोस पर आए हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस एंड आज की वीडियो में इतना ही। इसका ये पार्ट 1 था, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो मिस हो गए हैं, जो आप लोग जो इन तमाम क्वेश्चन से इनको सम अप करके भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, तो वो उसकी पार्ट 2 में बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आल्सो। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए इल्मी जज़ीरा को और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।